नमस्कार बच्चों। कल हमने देखा था क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है कृपया कर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप एक बार उसका इंट्रो पढ़ लें चैप्टर्स का, फिर इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 पर आएँ। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम उनको शुरू करते हैं। कल हमने जो देखा था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, है ना, कि हमने सबसे पहले देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, जिनको जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने देखा था अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 और ऐड कर दें तो एक नया नंबर बन गया था होल नंबर, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर होल नंबर हो और हमारे पास नेगेटिव ऑफ नंबर भी आ जाए नेचुरल नंबर्स, तो हमने फिर एक नया नंबर बोला जिसको हमने बोला इंटीजर्स। फिर हमने क्या करा कि इंटीजर्स आ गए थे, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स आ गए थे, फिर हमने दोनों इंटीजर्स को डिवाइड किया तो हमें एक नया नंबर मिल गया जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर कुछ नंबर ऐसे हैं जो रैशनल नंबर नहीं है, फिर वो कौन से होंगे, क्या ना, वो इर्रेशनल नंबर होंगे, तो हमने उसको क्यू डैश से डिनोट करा। फिर इसके बाद जब हमने इन सारे नंबर्स को समेट कर एक बॉक्स में रख दिया तो जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बना वो बना रियल नंबर। तो रियल नंबर में सब कुछ आ गया, रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर, सब कुछ आ गया। मतलब सबसे बड़ा ग्रुप जो बना नंबर्स का वो रियल नंबर का बना, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर सबसे मेन है। इसमें रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिकोड कर पाएँ, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ, और जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर हैं, पी भी इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर हो, तो उस नंबर को मैं रैशनल नंबर बोलूँगा। और मेरी एक शर्त और है कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। तो अगर किसी भी नंबर को मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ तो मैं उसे रैशनल नंबर बोल दूंगा, और नहीं लिख पा रहा हूँ तो इर्रेशनल नंबर बोल दूंगा। ठीक है, और एक चीज़ और देखी थी हमने जो सबसे ज़रूरी थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे 1/2 लिखा हुआ है, ये एक रैशनल नंबर है, ये 2/4 लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है, इक्वल है। हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में देखा था। आप अगर इसे 2 से कट करेंगे 1/2 बन जाएगा, लेकिन मैं आंसर डिकोड इसमें नहीं करूँगा, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करूँगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जब तक सॉल्व हो रहा है आप उसे सॉल्व करते जाएं, जब सॉल्व होना बंद हो जाए वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। सॉल्व होना बंद हो जाए मतलब आप इसे देखेंगे ये दोनों नंबर किसी एक नंबर की टेबल में आ रहे हैं जिसका नाम है 2, तो 2 1 2, 2 2 4। अब आ गया मेरा पास 1/2। अब ये 1 और 2 किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते, दोनों नंबर एक साथ किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये रैशनल नंबर है। यहाँ तक मेरी बात ख़त्म हो गई थी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि इज जीरो आ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, अगर है तो उसे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो मैं बोलूँगा हाँ, जो हमने कल भी देखा था कि हम किसी भी इंटीजर को लिख सकते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में, 0 एक इंटीजर भी होता है, तो मैंने ये 0 लिखा। इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। पी अपॉन क्यू का मतलब है कि न्यूमरेटर में कुछ होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, तो मैंने कौन सा नंबर लूँ, तो मैंने 1 नंबर ले लिया, एक 0/1। देखिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, ये पी ये क्यू और दोनों इंटीजर हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखिए 1 है मेरा। तो ये रैशनल नंबर हुआ क्योंकि मैं इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब एक सवाल और इसी के थोड़े आगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप 0 के नीचे 1 ही लें, आप 2 भी ले सकते हैं, तब भी ये रैशनल नंबर कहलाएगा। आप नेगेटिव में कोई भी नंबर ले सकते हैं, -2, क्योंकि 0 बुरा नहीं मानेगा, इसका आंसर 0 ही रहेगा, 0/-2 0 ही रहेगा। लेकिन मैं आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये रहती है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, मतलब ऊपर भी कुछ होना चाहिए नीचे भी, जरूरी नहीं 1 हो। ठीक है, 0 ऐसा नंबर है उसके नीचे आप कुछ भी लिख दें, 0 के अलावा वो बुरा नहीं मानेगा, है ना। तो क्या अब हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्या 0 रैशनल नंबर है? मैं बोलूँगा हाँ। क्यों? क्योंकि मैं इसे 0/1 के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ जहाँ 0 और 1 इंटीजर है, और नीचे वाले जो पार्टी है क्यू वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये मेरा पहला क्वेश्चन होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर का मेरा क्वेश्चन है,
यहाँ से थोड़े वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, है ना, ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा। यहाँ से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं जो क्लास में आएंगे, है ना, पेपर में आएंगे, जिनको आप लिखना पड़ेगा। जो हमने 0/1 पढ़ा वो ऑब्जेक्टिव था, है ना। अब इसको करते हैं। क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो हमें से क्या पूछा है कि हमसे पूछा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताइए। तो मैं बोलूँगा 3 और 4, पहले तो आप ये बताइए इंटीजर है, रैशनल नंबर तो मैं तो आ ही गए इंटीजर, है ना। और उसमें 6 रैशनल नंबर पूछे हैं। उससे पहले मैं आपको ज़रा एक चीज़ बताइए, मैं बोलूँगा 3 रैशनल नंबर है, आप बोलेंगे हाँ क्योंकि 3/1 लिख सकता हूँ। मैं बोलूँगा यहाँ पे 6 रैशनल नंबर है, आप बोलेंगे हाँ तो क्योंकि उसको 6/1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। मैं इनके बीच में आपसे पूछूं कि इनके बीच में 3 और 6 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आपका जवाब आएगा 4, 5, बस 2 इंटीजर है, ठीक है। ये देखिए 3, 4, 5, तो 2 इंटीजर निकले। अब मैं पूछूं कि 3 और 6 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर होते हैं, ये हम कल देख चुके थे। तो 2 इंटीजर हो गए। अब इनके बीच में और भी रैशनल नंबर होंगे, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 10.10/3, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3.33 कुछ आएगा, 3 के बाद आएगा, 4 से पहले आएगा। तो आपने देखा कि ना, अच्छा हाँ एक रैशनल नंबर आ गया। फिर यहाँ पे और भी रैशनल नंबर आ सकते हैं। तो इस तरीके से तो 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन मुझे सब कुछ नहीं बताना, मुझे कोई भी 6 बताने हैं, ठीक है। वो जो आपसे पूछेंगे या तो वो कोई 6 पूछेंगे या 4 पूछेंगे या 2 पूछेंगे, आपके पास तो इनफाइनाइटली है, आप इनफाइनाइट बता सकते हो। लेकिन वो जो पूछें बस सिर्फ वो बताना है। क्या अब लोगों का डाउट आता है कि कौन से 6 बताएं। अब हमारे पास इनफाइनाइटली हैं तो कोई से भी 6 बता सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें आंसर मैटर नहीं करता, कई बार आंसर अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो इनफाइनाइटली नेचुरल नंबर्स हैं, इनफाइनाइटली रैशनल नंबर हैं 2 नंबर के बीच में। आपको कोई 6 चुनने हैं उनमें से, ठीक है। तो कई बार आपके आंसर हो सकता है मिसमैच करें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर सही रहता है, ठीक है। ये पहली बात। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे आपने बोला कि 3 और 4 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, है ना। इनका डिनोमिनेटर देखा तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का 1 है। तो पहला केस रहता है जब डिनोमिनेटर सेम हो। एक ये टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे और दूसरे टाइप में पढ़ूंगा मैं, अपन लोग जो हम दूसरे टाइप में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, है ना। जैसे यहाँ 3 के नीचे कुछ और आ गया और 4 के नीचे कुछ और आ गया, ठीक है। ये 2 टाइप पढ़ेंगे। और इस रैशनल नंबर को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, तो मैं बोलूँगा 2 मेथड है। पहला मेथड जो हम अभी पढ़ेंगे जो कि सबसे आसान मेथड है और इसी को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसी का यूज़ करना। दूसरा मेथड वो हम एंड में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि बुक के सिलेबस में है तो आपको आना चाहिए, आपको यूज़ नहीं करना है ना, वहाँ पे लिखा नहीं आता कि ये मेथड सॉल्व करें। आपको एक मेथड आना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी तो होना चाहिए क्योंकि आपकी बुक में है, ठीक है। तो मैं पहले मेथड पे जाता हूँ। पहला मेथड क्या कह रहा है कि मुझे 6 रैशनल नंबर चाहिए, है ना, 3 और 4 के बीच में। अगर आप देखें 3 और 4 के बीच में अभी कोई रैशनल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि गैप ही नहीं है। अच्छा, रैशनल नंबर तो इनफाइनाइट है लेकिन इंटीजर कोई नहीं है क्योंकि गैप ही नहीं है, 3 और 4 है। अगर मैं 3 और 5 होते तो आप बोल देते हाँ एक इंटीजर 4 तो है, लेकिन मुझे रैशनल नंबर चाहिए। अब रैशनल नंबर कैसे खोजूँ मैं, है ना। तो देखिए तरीका देखिए इसका। ये कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम इसका टाइप पढ़ रहे हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो पहला टाइप आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इसका नाम डाल देता हूं मैं टाइप 1। व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में RN लिख रहा हूं, है ना। व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज सेम। फिर एक दूसरा केस कौन सा होगा, क्या ना, दूसरा टाइप होगा जब डिफरेंट होगा, ठीक है। तो पहला सेम, तो पहला क्वेश्चन को यहीं कैटेगराइज कर लेना कि ना, अच्छा डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब ये वाला मेथड लगाना है ना, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसमें थोड़ा और अलग करना है, बाकी तो सेम रहेगा। तो अब क्या करना है, यहाँ मैंने लिखा 3, यहाँ लिखा 4, क्योंकि इन्हीं दोनों नंबर के बीच में मुझे रैशनल नंबर पता करना है। कितने पता करना है, 6 रैशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे 6 ब्लॉक बनाता हूँ, 3, 4, 5, 6। इन 6 बॉक्स में मुझे 6 रैशनल नंबर भरने हैं और मेरे पास 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर है, ये भी आपको मालूम है, लेकिन मुझे कोई भी 6 चुनने। तो मैं वो 6 कैसे चुनूंगा, तो देखिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम लिखिए दोनों का, जो कि है ना, मैं नहीं लिख रहा, दोनों का सेम है ना। और देखिए मैंने यहाँ 3 के नीचे 1 लिखा है, 4 के नीचे 1 लिखा है। अब जब कभी भी किसी नंबर के नीचे कुछ ना होना तो 1 लिखिएगा,
है ना। जबकि मैंने जीरो का जब पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था तो मैंने बोला था जीरो के नीचे 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो और माइनस में भी कुछ नंबर लिख सकते हो, क्योंकि जीरो ऐसा नंबर है वो बुरा नहीं मानता। वो कहेगा आप 1 भी लिख दो, 2 भी लिख दो, 3 भी लिख दो, नेगेटिव में भी लिख दो, तो भी मैं आंसर जीरो दूंगा। लेकिन जीरो के अलावा कोई और नंबर है तो आप 1 के अलावा कुछ और नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर कभी बुक में लिखा है 5 तो इसका मतलब है 5/1, है ना। तो फिर आप सोचेंगे क्या ना यार 5/1 है तो इसे 5 ही क्यों नहीं लिखते बुक वाले, है ना। 5 को 5/1 क्यों नहीं लिखते, वो वो उनका मतलब ये रहता है कि आप समझ जाएंगे कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो फिर उसमें क्यों अपन पेन कॉपी खर्च करें, है ना। जैसे अगर नंबर लिखा रहता है 2 तो वो बोलते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि 2 का साइन क्या है, प्लस है, लेकिन अगर 2 का साइन माइनस है तो वो लगा के देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही अंडरस्टूड रहता है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, पहली बात तो ये है ना। तो मैंने 4 के नीचे और 3 के नीचे 1 क्यों लगाया, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के नीचे आ जाएगा और वो जो नंबर है जिसके नीचे वो आया है वो बुरा नहीं मानेगा मतलब उसका आंसर 3 ही रहेगा, इसका मतलब भी 4 ही रहेगा। ये हो गई, पहला लिख लिया मैंने। मुझे 6 रैशनल नंबर बताने हैं तो स्टेप नंबर 1 मैं स्टेप में बताऊंगा, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी लेकिन आपको याद रखनी कि ना अच्छा ये स्टेप है, ठीक है। पहली स्टेप में अगर आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 6 + 1 से, डिनोमिनेटर में 6 + 1 क्यों, क्योंकि 6 रैशनल नंबर 1 है, 6 रैशनल नंबर पता करने मुझे, मैं एक अपनी तरफ से ऐड करूंगा, हमेशा एक ऐड करूंगा। तो 6 + 1 कितना हो गया 7, इसका मतलब है देयरफॉर वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 7 आंसर आया ना मेरा। ये 7 कैसे आया, 6 रैशनल नंबर पूछे थे, एक मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा, दोनों को आंसर आया 7। कल को यहाँ वो 8 रैशनल नंबर पूछे थे तो मैं यहाँ 8 में 1 ऐड करता अपनी तरफ से तो 9 आता, तो फिर मैं डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करता 9 से। और आप याद रखें बी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 7, तो डिनोमिनेटर में अकेले में तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मैंने कल भी दिखाया था, ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करूँगा 7 से। ये मेरी पहली स्टेप रहेगी। फिर चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए 3/1 था, यहाँ 4/1 था, मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा किसका 7 का, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, जो क्वेश्चन है 3 वो 3 ही रहेगा, नहीं तो वो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करा तो आपने देखा ऊपर भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब ये जब मैंने 7 का मल्टीप्लाई करा तब इसे मैं सॉल्व करता हूँ, तो 3 × 7 हो गया 21 और 1 × 7 हुआ 7, इसको मल्टीप्लाई करा तो हो गया 28/7। इसका मतलब मुझे कितने रैशनल नंबर पता करने थे 6, तो ये 6 बॉक्स मेरे अभी भी वही हैं, बस मैंने क्या चेंज कर दिया, 3 को लिख दिया 21/7 और 4 को लिख दिया 28/7। और ये हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में पढ़ चुके हैं कि दोनों तो एक ही होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वही 3/1 बन जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ। तो ऐसा लिखा क्यों, है ना, क्योंकि आप देख रहे थे कि पहले इनके बीच में कोई गैप नहीं था, देखिए 3 और 4 के बीच में कोई गैप नहीं है, 3 के जस्ट अगला इंटीजर आ गया 4, है ना, कोई गैप नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा, ये भी 3 है, देखिए आप देखें तो ये 21/7 भी 3 लिखा हुआ है, लेकिन 7 का मल्टीप्लाई करने से इनके न्यूमरेटर में देखिए कितना गैप आ गया, 21 और वहाँ 28, इसका मतलब है कि गैप आ गया तो मैं बीच में नंबर डिकोड कर सकता हूँ। तो कौन कौन से नंबर डिकोड करूँगा, जो सिंपल है ना, कौन कौन से, 21 के बाद क्या आता होगा, कहना 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27 और देखिए 28 आ गया। ये तो आपने ऊपर लिख दिए, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर सबका 7 था तो मैं सबके नीचे 7 लिखूंगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, क्योंकि इसीलिए तो मैंने आपसे बोला था अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसे सेम बनाएंगे। तो देखिए दोनों का सेम था तो सबके नीचे 7 आया और 21 से 28 के बीच में आप देखिए बिल्कुल करेक्ट मेरे 6 रैशनल नंबर आए और बिल्कुल लाइन वाइज आए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक स्टेप करी, क्या कि मुझसे 6 रैशनल नंबर पूछा था तो मैंने 6 में 1 ऐड करा तो मेरा 7 आया, ठीक है। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा एक रैशनल नंबर छूट जाता, मैं 8 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा गैप थोड़ा ये तो आ ही जाते, एक नंबर और आ जाता, लेकिन मुझे 8 थोड़ी चाहिए थे, मुझे तो 7 थोड़ी चाहिए थे, मुझे सिर्फ 6 चाहिए थे। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी रैशनल नंबर पूछे हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे, जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बराबर का गैप आएगा। देखिए सबके बीच में 1-1 का गैप है, 21 और 22, 22 और 23, यहीं से बिल्कुल एंड तक।
सबके बीच में एक एक का गैप है ना कमाल। तो आपने देखा कि 6 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करे मैंने, कि 6 रैशनल नंबर पूछे थे तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 + 1 से। याद रखें 7 मत बोलें आप, 6 + 1 बोलें हमेशा, आदत है ना। 6 + 1 से मल्टीप्लाई करा जो कि 7 होता है, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करा और फिर आपके बीच में गैप क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया तो आपने रैशनल नंबर बता दिए। अब इसको आप में एग्जाम, ये आपको समझाने का तरीका था है ना। तो ये कितने स्टेप की प्रोसेस थी, 2 स्टेप की। पहले में मुझे मल्टीप्लाई करा 6 + 7 से और फिर दूसरे स्टेप में मैंने आंसर डिकोड कर दिया। सिर्फ 2 स्टेप में आपका काम खत्म हो गया। कब, पहले टाइप के क्वेश्चन में, जब रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज सेम, ठीक है। सिर्फ 2 स्टेप का था। इसे एग्जाम में कैसे लिखना है, आप इसे एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, आपका एक रैशनल नंबर 3 है, दूसरा रैशनल नंबर 4 है, 3/1 4/1, ठीक है। यहाँ इक्वल का साइन, 3/1 4/1। अब इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे 6 रैशनल नंबर चाहिए तो 6 + 1 7, तो मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7, ठीक है। देयरफॉर मैं एंड में लिखूँगा, देयरफॉर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/1 एंड 4/1 इज, 3/1 और 4/1 के बीच में 6 रैशनल नंबर कौन से हुए। 3/1 और 4/1 का मतलब क्या हुआ कि एक तो अपना 21/7 और 28/7, ये 3/1 का दूसरा नाम क्या रख दिया मैंने, 21/7। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, इसी का पार्ट है, सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। लेकिन अब मैं 3/1 नहीं लिखूंगा, 21/7 यहाँ भी लिख दें। आप 3 मत बोलें, 3/1 ना बोल के आप क्या करें, क्योंकि 3/1 का नाम आपने चेंज करके क्या कर दिया, 21/7, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, 28/7, ठीक है। तो 21/7 और 28/7 इनके बीच में 6 रैशनल नंबर कौन से हुए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितने हुए, 5 हुए, हाँ एक और बचा 27/7। तो देखिए करेक्ट 6 रैशनल नंबर आ गए आपके बीच में। अब ये भी आंसर नहीं है ना, यहाँ भी आंसर डिकोड करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कभी भी रैशनल नंबर का आंसर आप लिखें तो उसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आप देखिए 7 से 21 कट रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं कितने, 3 टाइम्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3। इन दोनों में कोई भी कुछ नहीं कट रहा, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। मैंने बताया था आपको को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना। जैसे 4 5, ठीक है, 6 7, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों के बीच में दोनों नंबर किसी नंबर से नहीं कट रहे हैं ना, तो वो को प्राइम नंबर। तो ये दोनों नंबर किसी नंबर, ये पूरा रैशनल नंबर किसी नंबर से नहीं कट रहा, इसका मतलब है ये आंसर, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का। 23/7 ये भी नहीं कट रहा, 24/7 ये भी नहीं कट रहा, 25/7 भी नहीं कट रहा, और फिर मेरा 26/7 भी नहीं कट रहा, है ना। फिर 27/7 भी नहीं कट रहा, लेकिन 28/7 कट रहा है जो कि 4 टाइम्स कट जाएगा, तो इसको मैं 4/1 लिख सकता हूँ। तो देखिए बात घूम फिर के वहीं आ गई, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर कौन से हो गए, ये, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम में लिखने का तरीका। पहली स्टेप में आप ये लिखेंगे, दूसरे में आप डायरेक्ट लिखेंगे 6 रैशनल नंबर बिटवीन ये, और वो आपको देख के ही पता चल जाएंगे। 21 है, 28 है तो आपको दिख गया, 22 23 24 25 26 27 28, है ना। इसलिए, नहीं तो हम 3 और 4 में तो गैप ही नहीं था। ये कहानी क्यों करी जाती, गैप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 स्टेप की प्रोसेस थी, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर बता दिया मैंने, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन है ना। फाइंड 5 रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, 5, पिछली बार 6 फाइंड करे थे। किसके बीच में फाइंड करने, 3/5 और 4/5, जबकि पिछली बार क्या था, 3 और 4 था, उनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो अपन ने 1 ले लिया था। इस बार डिनोमिनेटर दिया हुआ है 5, लेकिन ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है। हाँ टाइप 1 का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मैंने टाइप 1 का नाम क्या रखा था हमने, कि जब डिनोमिनेटर सेम हो। देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 3/5 और 4/5, तो 3/5 और 4/5 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैंने ऐसे 5 बॉक्स बनाए। आप बोलेंगे एग्जाम में भी बनाना है, नहीं, ये आपको समझाने के लिए, एग्जाम में तो हम डायरेक्ट कर देंगे, है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है।
3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस करने। अभी आप देखें 3 और 4 के बीच में कोई गैप ही नहीं है ना, तो अब गैप कैसे क्रिएट करेंगे? तो गैप कैसे क्रिएट करेंगे? अगर 5 रैशनल नंबर पूछा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 + 1 से। हमेशा 1 ही ऐड होगा, 2, 3, 4 कुछ ऐड नहीं होगा, 1 ही ऐड होगा, और जितने रैशनल नंबर पूछे हैं उसमें ऐड होगा। तो 5 + 1 मतलब 6 का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करा। ये 6 का मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 18/30, ये हो गया 24/30, ठीक है। अब आप देखें मेरे पास 5 बॉक्स थे जिनमें मुझे रैशनल नंबर भरना था। ये मेरे 5 बॉक्स हैं जिनमें मुझे 5 रैशनल नंबर भरने हैं, है ना। अब आप देखें दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, वो भी होना भी चाहिए क्योंकि टाइप 1 का क्वेश्चन है। पहले गैप नहीं था, देखिए 3/5 था और 4/5 था, इनके बीच में कोई गैप नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा 6 का, देखिए 18 और 24 गैप आ गया तो मैं इसके बीच में इंटीजर रैशनल नंबर भर सकता हूँ। तो कैसे भरूंगा? 18 के बाद क्या आता होगा? 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23 और जस्ट बाद 24 आ गया। मेरा मतलब इसका मतलब बिल्कुल मैंने लाइन वाइज भरे, कहना हाँ सब में गैप बराबर आया, कहना हाँ क्यों? क्योंकि आपने सही नंबर से मल्टीप्लाई करा था। अब आती है बात डिनोमीटर की, कहना डिनोमीटर क्या आएगा? जो डिनोमीटर इन दोनों का है वही डिनोमीटर सब में आएगा, 30, 30, 30, 30 और 30। तो हमने क्या सीखा? 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर कौन से हो गए? 9, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये भी, इसमें भी एक स्टेप बची है। क्या? मैंने आपको बोला कि रैशनल नंबर का आंसर डिकोड करने से पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि उन दोनों नंबरों के बीच में जो आपका रैशनल नंबर है वो किसी नंबर से कटना नहीं चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन ये तो कट रहा है, देखिए दोनों नंबर 0, 0 कट रहा है, मतलब 10 की टेबल में आ रहा है। इसको नहीं काट सकता मैं, 19/30 को नहीं काट सकता, ठीक है। किसी ने ऐसा कोई दुनिया में नंबर ही नहीं है जो 19 और 30 को दोनों को एक साथ काट दे, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी टेबल में 19 भी आता हो, 30 भी आता हो। अगर नहीं आता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस आपको ये चेक करना है। इसके लिए आपको थोड़ी टेबल याद होनी चाहिए। अब 20 और 30 देखा तो 20 और 30 तो मुझे मालूम है कि ये 10 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 10 2 जा और 10 3 जा। अब 2 और 3 किसी नंबर की टेबल में आते हैं तो नहीं आते, तो ये आंसर है। अब आगे बढ़े तो 21/30, 21 और 30 भी किसी नंबर की टेबल में आते हैं, किस में? 3 में। तो 3 7 जा और 3 10 जा, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30। और आप देखें 7 और 10 अब फिर किसी नंबर की टेबल में नहीं आते, तो मैं इसको आंसर बोल सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर। क्या मेरा ये आंसर गलत है? नहीं, ये आंसर आपका सही है, लेकिन आपको एक सही तरीके से तो रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ना। वो हम रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी नहीं लिखते कि 6 + 6 है, अब आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम 12 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सही है, पैटर्न सही है ना। नहीं तो 6 + 6 भी तो आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन 12 कहना ये हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, कहना अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ऐसे ही ये है, जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व करेंगे एंड तक, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कहना 22/30 किसी से कट रहा है, कहना हाँ 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 11 बार जाएगा और ये 15 बार जाएगा। फिर ये क्या है? 23/30 किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता, तो ये इसी एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। और ये 18/30, ये तो 6 की टेबल में आता है, 6 3 18 और 6 5 जा 30, ठीक है। और ये 24, तो ये 6 4 जा और 6 5 जा। और आपको पता है ये तो वही नंबर है जिनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो कहना हाँ वो तो वही आना था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर दिस, ठीक है। अब आपको देखो इनके बीच में गैप अजीब से लग रहे होंगे, ये 19/30 लिखा, ये 2/3 लिखा, ये 7 अजीब से लग रहा है, लेकिन ऊपर देखें बिल्कुल सही लग रहा है, 19 20 21 22 23, है ना। लेकिन हमें आंसर इसमें डिकोड करना है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हमने पहले टाइप के क्वेश्चन में देखा, टाइप 1 में, जब रैशनल नंबर का डिनोमीटर सेम हो, 5 था, पिछले क्वेश्चन में 1 था, तो 2 स्टेप की प्रोसेस है। पहले आपको जितने भी रैशनल नंबर हैं उसमें पूछे हैं, उसमें एक ऐड करके जो गिवन रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको गैप दिख जाएगा, आप उस गैप में नंबर भर देना, है ना, जो कि बहुत आसान है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं था जैसे हमने करा था 3 और 4 के बीच में, तो कहना भैया इनफाइनाइटली रैशनल नंबर है, तो कोई और तरीका नहीं है, तरीके कई हैं, है ना, इनके बीच में तो इनफाइनाइट है, लेकिन हमने उसे और आसान कर दिया कि ना इतना सोचना ना पड़े, एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, गैप क्रिएट हो जाएगा, आप डायरेक्ट बता देंगे,
है ना, क्यों इतना बार बार सोचना कि 3 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये था पहला टाइप, और मुझे लगता है पहला टाइप हो गया है ना। एक बार हमने 1 ले लिया जो कि उन्होंने 1 दिया नहीं था, और दूसरी बार हमने 5 ले लिया जो कि उन्होंने 5 तो हमें दिया हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे एक्सरसाइज 1.1 के। अच्छा, अब इसके बाद आ गया है 3/5, फिर एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर और क्या है, फिर 1.2 आ गया है, 1.3 आ गया, 1.2 आ गया है। सर इसमें क्वेश्चन वो जो नई PDF बनाई थी ना, वो नहीं है सर, ये वो नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें इसको बैक करो। पहले तो ये पेन वाला आइकन को कट करो, क्रॉस, क्लोज, नीचे देखो, क्लोज देखो, और बाजू अब स्लाइडर ओपन हो गया है। नहीं, एक मिनट, एग्जिट नीचे, एग्जिट यहाँ पे, और एग्जिट, और एग्जिट। अब देखो कौन सा मैक्स वाला है, नीचे देखो, एग्जिट, सेव, सेव। ऊपर जो है विदाउट सॉल्यूशन, वो अभी खोला हुआ है ना। ओके, मैं समझ गया। हाँ, थोड़ा सा उसको ऊपर, हाँ, उस पर एक बार क्लिक करके देखो, देखिए ये है नहीं सर ये वही है, तो इसका मतलब वो जो पहले वाली थी। अच्छा, हाँ, और बैक करो, हाँ, और ऊपर करो, नहीं, अब एक बार और बैक करो, ये वाली नहीं थी। अब ये फाइंडर पे जाइए, नहीं, फाइंडर, हाँ, ये वाली मैथ्स वाली नहीं है वो, है ना, इसमें जी। लिखा हुआ है 990 KB, है ना, ये नहीं है। दूसरी मैथ्स वाली देखो, स्क्रॉल डाउन करो, हाँ, नीचे और नीचे, खत्म हो गया नहीं सर, मतलब ऊँचा इधर। हाँ, आप देखो कहीं और ऊपर मैथ्स लिखा है, क्लास 9th ये क्लास 8th मैथमेटिक्स कहाँ से आया? 8 का तो मैथ्स हमने पढ़ा है कि नहीं? तो वही मैं चेक करूँ। करिए, नहीं सर ये सच में ये है, ठीक है, बैक करो, हाँ, एक बार और बैक करो। अब देखो किस नाम से भी देखो, खत्म हुआ। ये अरे बाहर जो लिखा है वो तो हाँ यही था, ऊपर, ऊपर जाऊँ, हाँ, अरे बाहर PDF लिखा है, यही था सर वो, उसमें नाम पूरा नहीं है, यही था सर, क्योंकि ये याद है आपने लिखा था एंड में, उसका आपने चेंज कर दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ अरे ही वहाँ आया। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से इतना समय, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, बस इतना बोल। ठीक है, शुरू करो। सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, इसलिए थोड़ा ग्लिचेस आ गए थे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमने टाइप फर्स्ट में क्या देखा था कि 2 रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर डिकोड कर रहे हैं, है ना, और उनका डिनोमिनेटर सेम था। लेकिन अब ये टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 1 हम देख चुके हैं, अब हम कौन सा पढ़ रहा है, टाइप 2। सर अभी तो वो ठीक है, हाँ ठीक है, अब हम देख रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है,
हमने इसे कैटेगराइज कर लिया कि ना अच्छा हमारे पास रैशनल नंबर, अगर हमसे कोई पूछेगा 5 रैशनल नंबर मतलब या 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस कराओ, तो उसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टाइप कौन सा, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमने उसके 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 स्टेप की प्रोसेस है ना। अब हम पढ़ रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, क्योंकि सेम जरूरी थोड़ी हर बार सेम मिले, तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो टाइप 2 है। क्या इसका नाम क्या रख दिया हमने, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर आर डिफरेंट। जब डिफरेंट है तब क्या करेंगे हम, तो इसमें एक स्टेप और बढ़ जाती है, बाकी सब सेम रहता है, एक स्टेप और बढ़ जाती है। वो स्टेप कौन सी रहती है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। उसमें हमें सेम दिया रहता था, इसमें हम सेम बनाएंगे। तो कहना कैसे बनाएंगे, तो कहना दोनों रैशनल नंबर लिखिए पहले आप, तो आपने लिखा 3/5 और 2/3, ठीक है। इन दोनों का डिनोमिनेटर मुझे सेम बनाना है, एक का 5 है एक का 3 है, न्यूमरेटर से मुझे कोई मतलब नहीं, 5 और 3 को मुझे सेम बनाना है ना। तो सेम कैसे बनाऊं, तो मैं ऐसा नंबर चुनूंगा जो 5 की टेबल में भी आता हो और 3 की टेबल में भी आता हो। क्या ना ऐसा नंबर कौन सा होता है, तो ऐसा नंबर में फिर आपको याद आएगी छोटी क्लास की बात, जिसका मतलब होता है एलसीएम। तो मैं किसका निकालूंगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 निकालते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म भी बता दें आप लोग, क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोला जाता है, ठीक है। तो किसका एलसीएम निकालूंगा, 3 और 5 का। 3 और 5 कहाँ से आए, दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से आए, ठीक है। कैसे निकालते हैं, पहले 3 लिखूंगा या 5 लिखूंगा, किसी को भी लिख दें, बीच में कॉमा लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये किस नंबर की टेबल में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर एक ही बंदे की टेबल में आने चाहिए, है ना। हम पहले, जैसे ऐसा कोई तो दुनिया में नंबर ही नहीं है जिसकी टेबल में 3 और 5 दोनों आते हों, तो मैं किसी एक को पकड़ लूँगा। पहले मैं पकड़ूंगा क्या ना 3 को सॉल्व कर देता हूँ, तो 3 की टेबल में 3 आता है, हाँ 1 टाइम्स आता है। 3 की टेबल में 5 आता है, क्या ना नहीं आता, अगर डिवाइड करूँगा तो डेसिमल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एज इट इज लिख देता हूँ। मुझे मालूम है आपको एलसीएम आता होगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों का एलसीएम थोड़ा कमज़ोर होगा, तो एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ, है ना, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। फिर यहाँ 1 आ गया और मेरा यही टारगेट रहता है कि मुझे यहाँ पे 1 लेके आना रहता है। अब मैं कौन सा नंबर चुनूंगा, तो 1 तो हो गया सॉल्व। अब मैं ऐसा नंबर चुनूंगा जिसकी टेबल में 5 आता हो। तो 5 किसकी टेबल में आता है, 5 की। तो 5 को अगर 1 है तो 1 से तो डिवाइड करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे 1 ही लाना था, ठीक है। अब मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँगा, जो कि आंसर आ जाएगा 1। देखिए एंड में मेरा 1 आ गया, इसका मतलब है मेरा एलसीएम कंप्लीट होता है। अगर मेरा एलसीएम कंप्लीट होता है तो क्या ना इसका आंसर क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 क्या हुआ, तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ, यहाँ पे जो दोनों नंबर हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15। तो इसका मतलब है एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कैसे निकाला मैंने, ये प्रोसेस थी निकालने की, जो कि आप 6-7 क्लास में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैंने थोड़ा और बता दिया, ठीक है। और फिर इसका एलसीएम जो निकाला, वो इसका आंसर क्या होगा, जो भी आपका यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब है कि 15 एक एलसीएम हुआ 3 एंड 5 का। इसका मतलब भी समझें कि 15 एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है। अब तो मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना था, तो मैं डिनोमिनेटर सेम क्या बनाऊं, आपके दिमाग में डाउट आएगा, हमें ये तो पता दिया आपने कि डिनोमिनेटर सेम बनाओ, लेकिन क्या बनाऊं, तो मैं क्या बनाएंगे हम, इन दोनों का एलसीएम, मतलब डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 15, इन दोनों डिनोमिनेटर को मुझे 15 बनाना है। कैसे, मैंने एलसीएम निकाला, अब 15 कैसे बनाऊंगा, आप दिमाग में सोचिए कि 3/5 है और यहाँ 2/3 है, मुझे 5 को 15 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, न्यूमरेटर को मत देखिएगा आप, 5 और 3 को देखना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। 5 को 15 बनाना है तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं बोलूँगा अगर आप डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्यों, वही मैथमेटिकली ऑपरेशन गलत हो जाएगा, है ना। तो ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो अब इस पे आते हैं कि ना 3 को अगर मुझे 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, है ना। तो हो सकता है आपको दिमाग में आ जाए कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर कभी ना आए कि ना 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, अभी तो छोटे नंबर हैं, आपको हो सकता है कि यार क्लिक हो जाए, लेकिन जब बड़े नंबर होंगे तो क्लिक ना हो, तो आप कुछ मत करिए, कोई आपसे पूछे कि ना 3 को क्या बनाना है 15, तो 15 को 3 से डिवाइड कर दो। अब 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 आएगा, ये माइनस और ये 0, तो जो आंसर आया वो 5, तो इसका मतलब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। कल को आपको से कोई पूछे कि ना अच्छा मुझे बताओ 2 को 100 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो आप कुछ मत करिए, 100 बनाना है ना तो 100 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से,
जिसको बनाना है। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 50, तो इसका मतलब है कि 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी छोटे नंबर आया है, तो छोटा नंबर आया है तो आप तो ओरली कर लेंगे, लेकिन कल को बड़ा नंबर आ गया तो फिर सोचने में टाइम लगता है, तो इतना टाइम खर्च करने से अच्छा है कि डिवाइड कर लो, है ना। तो डिवाइड कर लिया मैंने, मुझे पता चल गया कि 3 को 15 बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा है तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया, सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 9/15 और ये बन गया मेरा 10/15। ठीक है, अब आप देखिए मेरा डिनोमीटर सेम हो गया है। क्या 3/5 और 9/15 एक ही है? मैंने बोला हाँ, मैंने कोई चेंज नहीं करा। हमने क्लास फर्स्ट में देखा था ये किसके अंडर आता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के। देखिए 3 इसको सॉल्व करेंगे तो वही 3/5 हो जाएगा, 2/3 को सॉल्व करेंगे तो 10/15 आ जाएगा। फिर ऐसा लिखा क्यों? डिनोमीटर सेम बनाने के लिए। क्यों बना रहा है? इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। तो ये स्टेप नंबर 1 थी। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 थी। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? अब स्टेप नंबर 2 में हम वही करेंगे जो हमने पिछले टाइप में स्टेप नंबर 1 में करा था, है ना। अब डिनोमीटर सेम हो गए हैं, मतलब जो हमने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन करा था सेकंड वाला वही हो गया है। जब डिनोमीटर सेम हो जाए, तो जब डिनोमीटर सेम हो जाते हैं तो क्या करता हूँ, मुझसे कितने रैशनल नंबर पूछे? 5, तो मैं 5 में 1 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 6। इस 6 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात रुकिए, मैं इसे ज़रा नीचे लिख देता हूँ, है ना। 9/15 है ये, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ 10/15 है, अगर मैं डिनोमीटर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको काट मत देना, काटेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, है ना। नहीं तो मतलब ही नहीं निकलेगा उसका। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करिए। 9 × 6 54 और 15 × 6 90। यहाँ पे 10 × 6 60 और 15 × 6 90। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन था 3/5 और 2/3। ठीक है, मैंने उसका डिनोमीटर सेम बना के बना दिया 9/15 और 10/15। फिर इसमें मैंने 6 का मल्टीप्लाई करके 54/90 बना दिया और 60/90। आप देखेंगे ये सब एक ही है, बिल्कुल सेम है। ये 2/3 का ही पार्ट है। देखो इनको सॉल्व करेंगे 3/5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 3/5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 2/3 बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 2/3 बन जाएगा। मतलब मैं एक ही नंबर से खेल रहा हूँ बार बार, है ना। क्यों? अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि मुझे 5 रैशनल नंबर डिकोड करना था 2 रैशनल नंबर के बीच में, जो कि हो नहीं पा रहे थे, अब हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा क्या ना, इस बार भी तो डिनोमीटर सेम था, यहाँ क्यों नहीं करा? तो देखिए 9 और 10 के बीच में मुझे कोई नंबर ही नहीं मिल रहा कि मैं उसको लिख दूँ। अगर यहाँ 11 होता 10 की जगह तो भी एक ही डिकोड कर पाता, बाकी के लिए मुझे सोचना पड़ता। तो मैंने क्या करा कि 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 54/90 हो गया, 60/90 हो गया। इनके बीच में कितने रैशनल नंबर बताने हैं मुझे? 5। तो बता सकता हूँ 54 के बाद अगला नंबर क्या होगा? 55, फिर 56, फिर 57, फिर 58 और ये हो गया 59। देखिए 5 आए, करेक्ट 5 आए। ठीक है, अब आप पूछेंगे डिनोमीटर में क्या आएगा? जो डिनोमीटर इनका चल रहा है सबका वही आएगा, सेम बिल्कुल सबका 90। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3 आर ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नंबर और ये नंबर तो क्वेश्चन ही था जिनके बीच में हमें नंबर डिकोड करने थे 2 रैशनल नंबर की। 5 कौन से आए? अब कमाल देखें कि सबके बीच में गैप बराबर आ रहा है। 54 से 55 1 का गैप, 55 से 56, 57 से 58, 59, 60। ये क्यों आया? क्योंकि हमने ये वाली स्टेप करी। नहीं तो आप तो 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं, आप कुछ भी लिखते ना इनके बीच में नंबर, तो वो रैशनल नंबर आ जाता। लेकिन हमने एक तरीका निकाला जिससे हमारा काम बहुत आसान हो गया, हमें सोचना ही नहीं पड़ा, है ना, कुछ स्टेप। तो जब डिनोमीटर सेम नहीं होगा तो टाइप 2 का क्वेश्चन बनेगा। और ये कितने स्टेप की प्रोसेस है? पहली स्टेप में हम डिनोमीटर सेम बनाएंगे, दूसरी स्टेप में मैं मल्टीप्लाई करूँगा और तीसरी स्टेप में मैं आंसर लिख दूंगा। ठीक है, फिर आपको याद आएगा कि आपने बताया था कि आंसर लिखने से पहले, आंसर बताने से पहले चेक कर लेना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो आप ज़रा चेक कर लो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि आंसर तो आ गया है, मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करें, उसी में आंसर अपना लिखें। तो आप देखेंगे कि ये दोनों तो कट ही जाएंगे। 54 और 90 किसकी टेबल में आते हैं? 9 की टेबल में आते हैं। 9 6 जा और 9 10 जा। फिर से कट रहा है क्या? हाँ, जितनी बार कटे काटते जाना है, हमें तब रुकना है जब कटना बंद हो जाए। कटना मतलब किसी नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए। तो आप देखेंगे फिर से कट रहा था तो मैंने फिर से डिवाइड कर दिया 3/5।
तो 3/5 तो आना ही था, क्योंकि उसी को तो मैं आप यहाँ ले के आया, फिर यहाँ लाया, तो 3/5 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने बता दिया आपको। फिर अगला क्या है, 55/90, ये सॉल्व होगा क्या, हाँ 5 की टेबल में आएगा। क्यों, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था 5 की जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 5 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो मैंने आपको बताया था जिन नंबर के एंड में 0 और 5 होगा वो पक्का 5 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आपको किसी ने नंबर लिख दिया 1 2 3 4 और आपसे पूछा क्या ना भैया ये बताइए 5 से डिवाइड होगा, तो आप मना कर देना, है ना, क्यों, क्योंकि एंड में 4 है और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि एंड में 0 और 5 होना चाहिए। तो क्या ना डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डेसिमल में आएगा आंसर। हमें परफेक्ट आंसर चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए, है ना, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। तो क्या ना अब हो जाएगा, मैंने 0 लगा दिया, क्या ना अब हो जाएगा। तो क्या ना ये वाला नंबर क्या ना अब नहीं होगा, लेकिन किसी ने 5 लगा दिया, क्या ना अब हो जाएगा, क्या ना हाँ एंड में 5 दिख गया तो आप डिवाइड कर दें 5 से हो जाएगा। क्या ना ये क्यों ज़रूरी है, सोचो ये नंबर इतना बड़ा है ना, और यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। आपको चेक करना है, ये लिख देता हूँ मैं, सोरा अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, 2 3 1 4 5 6 7 और डिवाइडेड बाय 5। आपको चेक, आपको नहीं पता ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, आपने डिवाइड करना शुरू करा, यहाँ से करा, 5 4 जा 20, 3 बच गया, फिर 3 में 1 जुड़ गया 31 हो गया, 5 6 30, फिर 1 बच गया ये 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बच गया 45 हो गया, 5 9 45, यहाँ तक कंप्लीट। फिर 6 5 एकम 5, ठीक है, तो 1 बच गया, फिर ये 17 हो गया, 5 दिया 15, ठीक है, बच गया कितना 2। इतनी दूर आने के बाद आपको पता चला कि यार ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, मैं फालतू इतनी देर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि एंड में 7 दिख रहा था, आपको समझ ही जाना चाहिए था 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको 5 नंबर से डिवाइड करने नहीं, तो आपको टाइम बच गया ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, है ना। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कहीं पे लिख लेना, ये बहुत काम की चीज़ होती है कि एंड में अगर 0 है किसी नंबर के या 5 है, 0 या 5, तो 5 से पक्का डिवाइड होगा। तो ये देखिए यहाँ 0 है या 5 है, दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे, तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, इसको काटा, ये 11 बार आ जाएगा और ये 18 बार जाएगा, ठीक है। और 11 और 18 आप किसी नंबर से कटेंगे क्या, किसी नंबर की टेबल में 11 और 18 आ सकते हैं क्या, नहीं है भाई, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिसकी टेबल में 11 और 18 दोनों आते हों। 18 टू की में आता है लेकिन 11 टू की में नहीं आता, ठीक है, तो हमें तो सेम नंबर से करना पड़ता है। अब 56 और 90 हो गया, है ना। अगला है 56 और 90, क्या ना, इसको सॉल्व करवाओ। क्या ना ये किस से डिवाइड होगा भैया, आपने बोला यहाँ पे 0 है तो ये 5 से हो जाएगा, लेकिन ऊपर 6 है वो 5 से नहीं होगा। तो फिर तो मैंने आपको कल ये भी बताया था कि एक 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 2 डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर एंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, अगर एंड का नंबर डिवाइड हो जाए किससे, 2, तो वो नंबर डिविजल हो जाएगा 2 से। सिर्फ एंड का नंबर देखना है। आप देखें 6 2 की टेबल में आता है, क्या ना, हाँ, और 0 तो ऐसा नंबर है जो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है ना, वो किसी से बुरा ही नहीं मानता। आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो। इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर का जो एंड डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये इसका मतलब है कि ये 2 की टेबल में ये दोनों नंबर आते होंगे, तो मैं 2 लूँगा, है ना। देखो 5 बचा लिया मैंने, नहीं तो आप 5 ले लेते तो टाइम खराब हो जाता। तो यहाँ पे आपने लिया तो ये 28 बार जाएगा, 2 2 जा 4 और 8, और ये 90 जाएगा कितनी बार, 45 बार, ठीक है। अब आते हैं कि ना ये 28 और 45 किसी नंबर की टेबल में आते हैं, क्या ना, नहीं आते। 28 और 45 नहीं आते। अब देखिए 28 में 8 आ रहा है, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब है 28 2 से हो जाएगा। लेकिन 45 में जो एंड का जो 5 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर वाला 2 से डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला 2 से नहीं हो रहा, तो मैं नंबर 2 लूँगा ही क्यों। तो यहाँ पे बात खत्म होती। और कोई नंबर सोचो कि 28 और 45 आते हों, सोचो, तो नहीं मिलेंगे आपको, है ना, कि 28 और 45 किसी नंबर की टेबल में नहीं आते, है ना, दोनों किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते। आगे आते हैं 57 और 90। 57 और 90 ये कमाल है ना। तो आपको थोड़ा यहाँ पे वो हो रहा होगा रफ, है ना, तो अपन थोड़ा अच्छे से लिख देंगे उसको। क्या कर दिया, ठीक है, कहाँ पहुँच गया था मैं, हाँ यहाँ पहुँच गया था, सही है।
है ना। थोड़ा ये बोर्ड अभी आप समझ गए होंगे कि इतना अच्छा नहीं आता चलाना, है ना, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ होती है, तो आप इतना तो मैनेज कर लेंगे हमारे साथ, है ना। कि अब 57 और 90 का चेक करना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा मिटा दूँ तो आपको ये थोड़ा ऊपर बता सकूँ, है ना। तो आपने लिख तो लिया ही होगा, तो मैं थोड़ा इनको थोड़ा रफ करता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं समझाने के लिए, है ना। चलिए एक काम करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ये 2 का डिजिटल रूल मैं हटा दूँ, है ना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो क्वेश्चन के बीच में आएंगे, ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि छोटी क्लास में आ चुके हैं ये, है ना। उस टाइम अपन ने शायद ध्यान नहीं दिया हो या आपको भूल गए हो, है ना, लेकिन अब काम कर लेना, क्योंकि ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और ये बहुत टाइम बचा लेते हैं, क्या ना। आप सोचो 2 का डिजिटल रूल आपको पता है तो आप देख के बता सकते हैं ये नंबर 2 से डिवाइड हुआ कि नहीं तो आप सोचो पूरा डिवाइड करेंगे और आपको एंड में पता चलेगा अरे यार ये तो 2 से डिवाइड हो गई, मैं फालतू 2 से डिवाइड कर रहा था, ठीक है, तो आपका टाइम खराब हुआ ना। ठीक है, कहाँ तक आ गया था मैं, यहाँ तक। अब मेरा आया है 57/90, है ना, ये वाला। अब मुझे ये चेक करना है ये किस से डिवाइड होगा, ये नंबर किस से डिवाइड होगा। तो आपने देखा यार एंड का नंबर 0 है, इसका मतलब ये 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऊपर 7 है, तो ये 57 जो है वो ना 2 से होगा ना 5 से होगा, क्योंकि 7 ना क्या बोलते हैं, जो 7 है वो ना 7 है वो ना 2 से होता है और ना 5 से होता है डिवाइड। तो ये नंबर 57 2 और 5 से नहीं हो सकता। तो क्या करें, ऐसा नंबर सोचो जिसकी टेबल में ये दोनों आते हों। तो मेरे दिमाग में आएगा 3। अब आती है कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल बताओ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी। तो मैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको बता दूं, है ना, मेरे प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा इग्नोर करते हुए चलना। क्या होगी 3 की डिविजिबिलिटी रूल, कि जो नंबर है, जैसे नंबर लिखा है 1 2 3, इसमें डिजिट है, ये नंबर है ये 3 डिजिट से बना है, 1 2 और 3। हमारे पास 10 डिजिट है, मैथमेटिक्स में हमारे पास कितने डिजिट हैं, 10, 0 से लेकर 9 तक। 0 भी एक डिजिट रहता है। दुनिया में जितने भी नंबर बने हैं वो इन्हीं नंबर से मिलके बने हैं। 0 से लेके 9 तक के नंबर को बार बार रिपीट करा। जैसे आपने कोई सोचा 94 सोचा, वो 9 और 4 से ही तो मिलके बना है, और 9 और 4 क्या है, 0 से लेके 9 तक की कोई डिजिट है, सिंगल डिजिट, है ना। तो यहाँ पे कितने डिजिट है मेरे पास, 3। इन तीनों डिजिट का सम कर दो, मतलब बीच में का इसका साइन लगा दूँ, प्लस का साइन लगा दूँ, करा, जोड़ो, 3 2 5 और 1 6 आया। इनका जो सम होगा डिजिट्स का, क्या ये 3 की टेबल में आएगा, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 की टेबल में आता है, 3 2 6 होता है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है जिसका ये डिजिट सम है उसको इसको बोलते हैं डिजिट सम, कि ये अपन ने सारे डिजिट का ऐड कर दिया तो इसको बोलते हैं डिजिट सम। ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डिजिट सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा और बता दूं, एक एग्जाम्पल और ले लो। आपने ले लिया 1 2 3 4 और यहाँ 5, आप इनका डिजिट का सम निकालिए। आप डिजिट का सम निकालेंगे मतलब सबके बीच में प्लस कर दूं, आपने सबके बीच में प्लस कर दिया, ठीक है, ये 1 है और ये 5 है। आप इनका सम करिए, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, है ना। 15 आया डिजिट सम, 15 3 की टेबल में आता है, मैं बोलूँगा हाँ आता है, इसका मतलब है ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 आप मैंने आपको किस किस की डिविजिबिलिटी रूल बता दी, 2 की कि एंड का नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, 5 की एंड में 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5, और 3 की जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट को सम करोगे तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ना, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्या ना, देखो आपका क्या नंबर है 57 का डिजिट सम निकालिएगा, 5 और 7 को जोड़ो, 12 आया, 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब है 57 3 से डिवाइड हो जाएगा। 90 को चेक करते हैं, 9 + 0 तो 9 आएगा, 9 की टेबल 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने 3 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखा कि आप सारे डिजिट का सम करेंगे, और अगर वो सम जो है डिजिट सम बोलते हैं जिसे हम, वो 3 की टेबल में आ रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको करते हैं 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 जा 27 और 3 30 मतलब 3 3 जा 9 और 0 एज इट इज़, तो ये 30 बार गया। अब आ गया नंबर 19/30। क्या 19/30 किसी नंबर की टेबल में आता है, तो आप बोलेंगे नहीं आता, है ना, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। कैसे पता चल गया मुझे, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अगर आ जाए तो वो तो प्राइम नंबर तो वो होते हैं ना, कल बताया था आपको कि जो 1 और खुद से डिवाइड हो, तो दुनिया में कोई और नंबर है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर पाए, ठीक है। और 1 का तो मैं लूँगा नहीं, और 19 से नीचे वाला नहीं हो रहा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा,
ठीक है, अब आते हैं 58 पे और 90 पे, है ना। अगला नंबर ये किसी नंबर की टेबल में आ रहा है, मैं बोलूँगा हाँ 2 की, देखो इसका एंड डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 29 और 45 आ जाएगा। 29 और 45, 29 2 जा 58 आ जाता है और 45 2 जा 90 हो जाता है। अब लास्ट बचा कौन सा, 59/60, तो 59/60 मेरे हिसाब से किसी नंबर की टेबल में नहीं आता, है ना। 59/90, सॉरी 59/90 ये किसी नंबर की टेबल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि 59 है, आप एंड में 9 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 59 2 से डिवाइड नहीं होगा। एंड में 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। इनका डिजिट सम करिए, 9 और 5 14, ठीक है, 14 आया, 14 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 2 3 5 तो गए, बाकी नंबर से आप चेक करें, 4 से करेंगे, है ना, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, किसी के में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि यार ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये यही खत्म। 60 और 90 किसकी टेबल में आते हैं, 10 की, हालांकि 2 की में भी आते हैं, 5 की में भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर ले लो, एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा 10, तो 6 और 9। अब ये 6 और 9 भी एक और बार सॉल्व हो जाएंगे, देखो 3 2 जा और 3 3 जा। तो आपने क्या देखा, मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, 3/5 एंड 2/3, ये लिखा है मेरा 3/5, ये लिखा है मेरा 2/3। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर, 11/18, 28/45, 19/30 और ये 2, 5, ठीक है। क्या मैं आंसर यहाँ छोड़ सकता था? बिल्कुल छोड़ सकते थे, लेकिन मेरी सलाह है आपसे कि आंसर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ें, मतलब रेशनल नंबर को जितना हो सके उतना सिंपल कर दें, फिर छोड़ें, है ना। क्योंकि कल को अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया ना, तो ऑब्जेक्टिव में ये नहीं लिखेंगे, वो ऑब्जेक्टिव में ये लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में वो जो आंसर डिकोड करेंगे वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे ना, तो आप फिर कहेंगे यार कैसे आंसर आ गया ये। तो आप आदत ही डाल लें कि हम आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने रैशनल नंबर को डिकोड करना सीखा 2 रैशनल नंबर के बीच में, कि हम 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन हम 4 5 6 तो ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। तो 2 टाइप देखें, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो 2 स्टेप का काम है, पहली स्टेप में नंबर का मल्टीप्लाई करना, दूसरी स्टेप में आंसर लिखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 3 स्टेप का काम है, पहली स्टेप में आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, और दूसरी स्टेप में नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, और तीसरी स्टेप में आंसर डिकोड करना है, ठीक है। 3 स्टेप का काम है। बीच बीच में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 3 की, 5 का सीख लिया, ठीक है, और आगे आएंगे तो आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड, अच्छा ये सेम है, ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 2/3, ये तो हम कर चुके, सेम है। अब आते हैं हम अगले टाइप पे, अगले नंबर पे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे 5 6 7 10 15 कितने भी रैशनल नंबर पूछ सकते हैं, है ना, लेकिन अगर उसने सिर्फ एक रैशनल नंबर पूछा तो इतनी लंबी प्रोसेस थोड़ी करेंगे आप बार बार, है ना। तो जब एक रैशनल नंबर पूछे, सिर्फ एक रैशनल नंबर, सपोज करिए 2 रैशनल नंबर हैं, है ना, x और y, ये 2 रैशनल नंबर हैं, और मैंने बोल दिया कि y बड़ा है x से। कैसे लिखूंगा, y बड़ा है x से, तो y x y की तरफ इसका मुंह कर दूंगा। आपको पता है ये सिंबल होता है बड़े और छोटे का, तो जिसकी तरफ मुंह वो बड़ा, ठीक है। तो y बड़ा है x से मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इनके बीच में मुझे सिर्फ एक रैशनल नंबर बताना है, तो जो एक रैशनल नंबर होगा ना, यहाँ एक रैशनल नंबर, उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्या बोला मैंने, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसी को कई लोग मीन बोलते हैं, इसी को कई लोग एवरेज बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो कभी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर चाहिए तो आप कुछ ना करें, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें। तो आपका डाउट आएगा क्या मैं वो वाली प्रोसेस नहीं कर सकता कि मुझे एक रैशनल नंबर चाहिए तो मैं एक में एक जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर गैप क्रिएट हो जाएगा, तो मैं एक रैशनल नंबर बता दूंगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इतनी मेहनत करना क्यों जब सीधा आंसर आ सकता है मेरा। वो तब करेंगे जब एक से ज़्यादा पूछें, जब एक पूछें तो आप तो डायरेक्ट बता सकते हो ना, क्या है 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर क्या होगा, दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल करोगे उस मेथड से आंसर आएगा, लेकिन आप सोचो अगर उस मेथड से करोगे तो पहली स्टेप में तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, स्टेप 1। दूसरी स्टेप में आपको एक रैशनल नंबर पूछा तो उसमें एक और जोड़ दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2। फिर तीसरी स्टेप में आप आंसर डिकोड करेंगे, 3 स्टेप बन गई। जबकि पूछा एक रैशनल नंबर था, आपने इतना लंबा कर दिया। तो जब भी एक रैशनल नंबर पूछें तो आप डायरेक्ट दोनों रैशनल नंबर को जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें। क्या ना, इसका एक एग्जांपल दो, तो मैंने बोला एक 3 ले लिया और यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है।
ये रैशनल नंबर है, हाँ इंटीजर तो है ही, रैशनल नंबर कैसे हैं, क्या इनके नीचे देखो 1 है, इनके बीच में एक रैशनल नंबर बताओ। तो एक रैशनल नंबर में क्या करूँगा, यहाँ एक रैशनल नंबर बताना, तो कैसे करूँगा, दोनों को जोड़ा 3 और 4 को और 2 से डिवाइड कर दिया। याद रखने का तरीका भी, क्योंकि एक नंबर ये एक नंबर ये तो 2 नंबर, और ऊपर भी 2 नंबर हैं तो नीचे 2 से डिवाइड करो। इसको बोलते हैं मीन या एवरेज, अलग अलग नाम है, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो आप, ना भी बोलो तो भी चल जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 7/2 और ये 4, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दूंगा। और आपको बताऊं, आप इसको 2 से डिवाइड करो, ये आएगा 3.5, ये है 3 और ये है 4। अभी भी देखो आप गैप बराबर है, यहाँ 0.5 का गैप है और इसमें भी 0.5 का गैप है। तो इसका मतलब है जो एक रैशनल नंबर निकलता है वो बिल्कुल बीच में निकलता है, क्या ना, हाँ 2 रैशनल नंबर के बीच में तो इन्फाइनाइटली रैशनल नंबर है, लेकिन जो आता है ना इस फॉर्मूले से वो बिल्कुल बीच का आता है, सेंटर का। उससे पहले वाले रैशनल नंबर की भी दूरी बराबर होती है और दूसरे वाले रैशनल नंबर की भी दूरी बराबर होती है, ठीक है। तो कल को अगर आपसे एक रैशनल नंबर पूछें तो आप डायरेक्ट कर दें, इतनी मेहनत ना करना, ठीक है। अब लेकिन हमसे तो ये वाला पूछा है तो इसको सॉल्व करें। तो फाइंड 1 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो 1/3 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, लिख भी देता हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। 1 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3 इज़, क्या होगा कि दोनों को जोड़ें 1/3 प्लस 2/3 और फिर उसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दें। 1/3 और 1/2 है, सॉरी, है ना, 1/3 और 1/2, वही तो मैं सोचूं डिनोमिनेटर सेम कैसे हो गया, अलग अलग दिया था, है ना। ये है 1/3 और 1/2 को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 कैसे, क्योंकि ऊपर 2 टर्म है तो नीचे 2 आ गया, याद रखने का तरीका। अब इसको सॉल्व करना है तो 2 रैशनल नंबर को ऐड करना आपको छोटी क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ फिर भी हिंट, है ना, कि 2 रैशनल नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं। कल को आपको किसी ने बोला 1/3 और 1/2 को आपको ऐड करना है, तो इंटीजर तो मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए 2 और 5 को मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो 7 आ जाता है। पता है 7 क्यों आ जाता है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। क्या ना सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं क्या, हाँ, क्या ना 2/1 होता और -5 होता तो आ जाता -3। पता है ये क्यों आया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर 2/5 है -1/5 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 रैशनल नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 में से 1 गया, देखो 2 - 1 और दोनों डिनोमिनेटर को एक बार लिख दो, दोनों मिलकर 1 हो गए और ऊपर की टर्म एज इट इज, देखिए अगर इस पर हाथ रख लूँ तो 2 - 1 तो ये हो गया 1/5, सही है। लेकिन ये तो तब की कहानी बनती है जब डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ फिर क्या करेंगे आप, तो उसके लिए होता है एलसीएम मेथड, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, जो कि मुझे पता है 3 का एलसीएम और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 3 से डिवाइड करा 3 बन जा, फिर यहाँ 2 3 की टेबल में नहीं आता तो एज इट इज लिख देते हैं। एलसीएम की यही खासियत रहती है ना, जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर जो नंबर आप ले रहे हैं उससे दोनों डिवाइड हो, जो हो रहा है वो डिवाइड करो, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज उतार दो। यहाँ 1 आ गया, अब इसका काम खत्म हो गया, मुझे तो यहाँ 1 चाहिए रहता है। अब मुझे 2 को डिवाइड करना है तो कौन सा नंबर ले लूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा एलसीएम देखो 1 आ गया, यहाँ पे एलसीएम खत्म हुआ, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 3 × 2, जो कि आंसर आ गया 6। अब क्या करूँगा मैं, 6 एलसीएम आ गया तो ठीक है। अब देखिए मुझे किसको ऐड करना था, मुझे ऐड करना था 1/3 और 1/2 को, तो एलसीएम आया 6 तो मैं नीचे लिखूँगा 6, एलसीएम आया 6 मैं नीचे लिखूँगा 6। दोनों नीचे वाली पार्टी को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 6 बड़ा है 3 से, तो मैं 6 को डिवाइड करूँगा 3 से, हमेशा ये बड़ा ही आएगा, है ना, यह बराबर आएगा। तो मैं 6 को डिवाइड करूँगा 3 से तो आंसर आया 2। मेरा जो भी आंसर आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 में, तो 2 × 1 2, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस लगाऊंगा। फिर नीचे वाली पार्टी डिवाइड होगी, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई होगा, ऐसे याद रखिए। तो 6 को किससे डिवाइड करूँगा, अब 2 से, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 3, जो भी आंसर आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया। अब सिंपल है, सॉल्व करना है, 3 और 2 5/6। क्या ये 2 टर्म में ही काम करता है, नहीं, अगर 10 टर्म भी हो गई सब भी यही काम करेगा, ठीक है। तो आपने देखा 2 रैशनल नंबर को जोड़ना, ये इस पे मैं ज़्यादा कम ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि छोटी क्लास का है, आप में से कई लोगों को आता होगा, लेकिन जिन लोगों का नहीं आता उनके लिए मैंने बता दिया कि ना भाई ऐसा ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इनको जोड़ना है,
ठीक है, तो मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया होगा, 2 और 3 का एलसीएम आ गया मेरा 6। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, इसको यहाँ लिख देता हूँ। 1/3 और 1/2 को मैंने सॉल्व करा, वैसे तो मैं रफ में सॉल्व कर चुका हूँ, तो यही का यही उतार दूँ। 1/3 और 1/2 को सॉल्व करने पे आंसर कितना आ गया 5/6, और ये मेन लाइन और ये 2। अब लोगों को यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसके बाद क्या करें, ये 2 5 के पास जाएगा कि 6 2 के पास आएगा, कि ये क्या होगा, आंसर यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा, कि क्या होगा इसका। तरीके तो इसके कई हैं, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, है ना, आसान तरीका बताता हूँ। आपने छोटी क्लास में देखा है कि 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, है ना, 2 रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर का ऊपर 2, नीचे का नीचे 6, तो आंसर आ गया 2/6, जो कि सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 1/3। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं रैशनल नंबर को, ये एलसीएम मेथड से, ऐड भी एलसीएम मेथड से, सब्ट्रैक्ट भी एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड कौन सा, क्या ना ये वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या ना ऐसे, क्या ना डिवाइड कैसे करते हैं, तो 2/3 है ना, सपोज करिए, है ना, ये 2/3 लिखा हुआ है, डिवाइड करना तो डिवाइड का सिंबल ये रहता है, और ये लिखा हुआ है 1/5, तो क्या ना कैसे डिवाइड करेंगे, तो मैं बोलूँगा डिवाइड कर, रैशनल नंबर को डिवाइड किया ही नहीं जाता है ना, उसको चेंज कर लिया जाता है मल्टीप्लाई में, क्या ना कैसे, तो देखो 2/3 पहले लिखा है उसे एज इट इज लिखें, जो पहले आया उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो एज इट इज लिखा जाएगा। डिवाइड के साइन को पलट देंगे तो डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। आप बोलेंगे भैया आपने तो क्वेश्चन ही बदल दिया, है ना, तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से क्वेश्चन चेंज थोड़ी कर सकते हो, तो आप बैलेंस ऐसे करोगे कि आपने इसका साइन बदला, तो जो उसके बाद अब 2/3 तो लिख चुका है, तो 1/5 बचा, 1/5 को पलट दें मतलब उल्टा कर दें, तो 1/5 है तो उसको पलटा दिया, तो मैंने 5/1, क्या ना ये एक ही बात है, मैं बोलूँगा हाँ ये एक ही बात है। तो मैंने क्या करा, 2/3 एज इट इज लिखा, पहले आया था, डिवाइड का मल्टीप्लाई लिखा, अब यहाँ चेंज करा तो उसकी अगली वाली पार्टी में भी चेंज होगा, क्या चेंज होगा, वो भी पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या ना कैसे याद रखूँ, देखिए डिवाइड का उल्टा रेसिप्रोकल, तो 1/5 का उल्टा 5/1। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई आता है आपको, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 2 10 और 3 नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 10/3, कितना सिंपल है। तो क्या ना ये आपने इस पर क्यों लिंक करा, तो आप जरा ध्यान से देखें, ये 2/3 को अगर आप जनरल फॉर्म तरीके से लिखेंगे ना, तो कुछ ऐसा लिखा है, 2/3 आपको डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब होता है ऐसी बड़ी लाइन, ठीक है, उसके नीचे एक ऊपर नंबर होगा, एक नीचे नंबर होगा, अब वो नंबर खुद 2 नंबरों से मिलकर बना है ऊपर वाला, तो अपन क्या कर सके, तो नीचे कितना लिखा है 1/5, तो यही तो लिखा हुआ था 2/3 1 डिवाइड बाय 1/5, इसको मैथमेटिक वो ऐसे भी लिख सकते थे, हाँ, तो इसको सॉल्व कैसे करना था, ऐसे करना था। ठीक है, तो क्या ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसके नीचे आप बोलोगे यहाँ तो 1 2 3 4 नंबर थे, तो मैं बोलूँ यहाँ भी 4 नंबर है। अब आपको पूरी कहानी में बस यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे डिवाइड का साइन, डिवाइड की लाइन कौन सी, तो डिवाइड की लाइन ये है, वो आपको अलग ही दिख जाएगी, देखिए मैंने डिवाइड की लाइन ये है, ये किसकी डिवाइड की लाइन है, ये इन दोनों नंबर की डिवाइड की लाइन है, लेकिन पूरे डिवाइड की लाइन कौन सी है, ये वाली जो मैंने बड़ी बनाई, तो उसको ज़रा बड़ा बना के रखें, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बड़ी लाइन के जो ऊपर नंबर लिखा है उसे एज इट इज लिखें, और जो नीचे लिखा है उसको पलट कर लिख दें, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है, ये देखिए डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, तो मल्टीप्लाई में कर दिया तो इनटू का साइन है ना, और फिर 2/1 था तो इसको पलटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिवाइड के साइन को रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये कितना बन जाएगा 5/12। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो इस क्वेश्चन में आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, क्या 2 रैशनल नंबर को मैंने जोड़ना सीख लिया, एलसीएम मेथड, 2 रैशनल नंबर को घटाना सीख लिया, एलसीएम मेथड, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 2 नंबर को डिवाइड करना सीख लिया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदल दो। ठीक है, मैंने चारों चीज़ें सीख ली इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपने देखा इसका आंसर कितना आ गया 5/12, तो आपने एलसीएम लिया और इसका आपका आंसर आ गया 5/12। इसका मतलब है कि एक रैशनल नंबर 1/3 एंड 1/2 के बीच में जो हुआ, 1/3 एंड 1/2 के बीच में जो एक रैशनल नंबर आया वो आपका आया 5/12, 5/12। ठीक है, ये आपने देखा। तो एक तरीका और लगाया जाता है ना, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, कि कई लोगों को ये लंबा लगेगा कि ना भैया आपने ये बताया, लेकिन सबसे सटीक तरीका है ना, इसमें कभी गलती होने के चांस नहीं होते। कभी भी ऐसे 2 4 नंबर लिखे हो ना, तो लाइन के ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लिखें,
लाइन का मतलब रहता है डिवाइड करना, ये लिखा हुआ है। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और अगर बदल दिया तो नीचे वाली पार्टी को रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि आपने इसका भी तो रेसिप्रोकल करा, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाले पार्टी का भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2/1 है तो 1/2 लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, 5 का 5, ऊपर पार्टी ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे के नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सबसे सटीक मेथड है, गलत होने के चांस ही नहीं है। लेकिन कई लोगों को ये लंबा लगेगा, कहना यार आप तो थोड़ा और आसान बताओ, तो उसमें थोड़े गलती होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे तो वो भी नहीं होंगे। ये नंबर है ना, आपको बस ये पहचानना है कि मेन लाइन कौन सी है डिवाइड की। मेन लाइन ये है डिवाइड की, कहना ये मेन लाइन का मतलब क्या है। मैंने बोला ए को बी से डिवाइड करें, तो आप ऐसे लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई बी, मेन लाइन ये है। मैंने बोला ए की वैल्यू है 2/3, तो ए की वैल्यू 2/3, बी की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 5, तो मैं बोलूँगा यार यहाँ तो 2 डंडे आ गए, मेन लाइन कौन सी थी, तो मैंने बोला ना ये मेन लाइन ये थी, ये और ये कहाँ गई, ए की वैल्यू तो ये है, ये है मेन लाइन, ठीक है, जो डिवाइड को सेपरेट कर रही है। ये नहीं है, ये तो 2 और 3 है, उसकी मेन लाइन है 2 और 3 को अलग कर रही है, और वो किसकी वैल्यू थी, ए की। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 2 और 3 की जगह 6 होती तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट नहीं होता, क्योंकि एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए हुआ क्योंकि ए ने जो अपना आंसर लिया वो 2 नंबर में लिया, तो 2/3 और बी आ गया 5। सही है, तो आपने ये देखा। तो कल को अगर ऐसे 4 नंबर बन जाए तो नीचे वाला भी क्या ना, नीचे तो अगर ये तो 3 है तो 3 को 4 तो बना ही सकता हूँ नीचे 1 लगा के। तो आपने 4 नंबर बना लिए, मतलब ये फर्स्ट बिल्डिंग, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 बिल्डिंग है, इनको सॉल्व करना है। और आपको पता है जब डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 2 ही बिल्डिंग बचती हैं, एक ऊपर एक नीचे, है ना, एक ऊपर आएगी एक नीचे, लेकिन यहाँ तो 4 नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इनको कैसे सॉल्व करें। तो देखो जो मेन लाइन है इसके जो पास वाले नंबर हैं कौन कौन से हैं, 2 और 6। देखो ये जस्ट इसके पास नीचे है, ये जस्ट इसके ऊपर है, ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। और इसके जो दूर दूर वाले नंबर हैं कौन कौन से, देखो डिवाइड से ये बहुत दूर है और ये भी बहुत दूर है, ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 5 इंटू 1 हो जाएगा, हाँ, और ये 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तब भी कितना आएगा, 5/12। देखो मेरा भी तो वही आया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, हाँ, लेकिन ये याद रखना ये 1 5 के पास जाएगा और ये 6 2 के पास आएगा। 2 अपनी पोजीशन पे खड़ा है, 5 अपनी पोजीशन पे खड़ा है, ये दोनों शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसे लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, कहना 4 बिल्डिंग है यहाँ, 1 2 3 4, ठीक है, 1 ये 2 और ये 3 और ये 4। तो आप देखें 2 3 मल्टीप्लाई हो गए और 1 4 मल्टीप्लाई हो गए। सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का नंबर मल्टीप्लाई कर दो, और जो मेन लाइन के पास में है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कई लोगों ने बोला कि भैया 2/3 आया और ये मेन लाइन और यहाँ आ गया 5, या तो 3 नंबर हैं 4 है ही नहीं, तो फिर कैसे करें, तो आप नीचे 1 लगा दो, 4 नंबर हो गए। अब क्या करूँ, ये नीचे वाला सबसे कहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से, मतलब 2 × 1, और ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, ठीक है, जस्ट नीचे। लाइन के पास वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई, लाइन के दूर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना आ गया, 2/15। कहानी समझ में आई। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई 12, ये लिखा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई 5। लेकिन अब आपके दोनों मेथड बता दिए और यही 2 मेथड है बस, ठीक है। अब आपको जौन सा पसंद आए आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि अगर कभी भी मुझसे एक रैशनल नंबर पूछेंगे तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, कैसे, दोनों नंबर को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये क्वेश्चन इसलिए नंबर लंबा गया क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ था, है ना। नहीं तो अगर रैशनल नंबर 5 और 6 के बीच में पूछते तो मैं 5 + 6/2 कर देता, मेरा 11/2 आंसर आ जाता। लेकिन दोनों का कैलकुलेशन था तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। तो आपने ये सीख लिया 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर डिकोड करना। एक रैशनल नंबर है तो इस मेथड से करेंगे, एक से ज़्यादा है तो आपने जो मेथड सीखे हैं उनसे करेंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है, और ये भी बताना है कि इनका कारण भी बताओ, कहना भाई ये क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, और आपने अगर पहली क्लास देखी होगी तो मैंने वहाँ स्टेटमेंट लिखा था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, है ना। तो उन्होंने भी वही लिखा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर नेचुरल नंबर, एवरी मतलब हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। सही बात है। अब कोई भी होल नेचुरल नंबर सोच लीजिए, आपने सोच लिया 10 तो मैं बोलूँगा ये तो होल नंबर भी है। आपने सोच लिया 3 तो मैं बोलूँगा ये भी होल नंबर है। तो इसका मतलब है दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, तो मैं बोलूँगा हाँ। तो यहाँ पे आंसर हुआ यस। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज कलेक्शन
ऑफ होल नंबर, जो कलेक्शन है होल नंबर का, मतलब जो होल नंबर का जो ग्रुप है नंबर्स का, कंटेन ऑल नेचुरल नंबर। जो ग्रुप है होल नंबर का उसमें सारे नेचुरल नंबर आते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर को कंटेन करके रखता है। तो ये आपका रीजन हो गया और आपका आंसर यस हो गया। लेकिन सोचिए अगर इसको पलट देते, है ना, पलट देते कैसे, नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर आ जाता, होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर आ जाता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। क्यों? स्टेटमेंट क्या बन जाता, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो आप बोलते कि ना जीरो, जीरो तो होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, तो फिर फॉल्स हो जाता है ना। तो इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो लोग यहीं पे गेम करते हैं, है ना, इन दोनों को इंटरचेंज करके, ठीक है, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये तो हमें मालूम ही था। हाँ, अब आगे आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर है क्या, आपसे पूछा है तो हाँ बोलिए, नहीं है तो ना बोलिए, और है तो कारण भी बताइए। तो आप इंटीजर सोचिए, ठीक है, तो आपने कोई भी इंटीजर सोचा, आपने सोचा 5, तो आप बोलेंगे अरे ये तो होल नंबर में भी है, ठीक है, तो जल्दबाजी में टिक मत करिए, थोड़ा और भी सोचिए। आपने बोला 0, तो ये होल नंबर है, तो इंटीजर भी है, आपने सोचा हाँ ठीक है। लेकिन आपने जब नेगेटिव नंबर लिया -5, ये इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे, 0 से। तो आपने सिर्फ एक नंबर मन में सोच के आंसर डिसाइड मत करना, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल लेना, है ना। और आपको अगर याद हो तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर होल पढ़ा, फिर इंटीजर पढ़ा आई, फिर हमने रैशनल पढ़ा, फिर इर्रेशनल पढ़ा और फिर रियल नंबर पढ़ा, ये 6 पढ़े। तो सबसे छोटा ग्रुप किसका है, नेचुरल का, उसके बाद बड़ा होल वाला, इसका मतलब है कि सारे नेचुरल होल में तो आएंगे। फिर सब उसके बाद इंटीजर, तो इंटीजर में ये तीसरे नंबर पे, इसका मतलब ये दोनों ऊपर के दोनों नंबर इसमें तो आएंगे ही, कुछ और भी एक्स्ट्रा आएंगे। फिर रैशनल में, तो रैशनल है चौथे नंबर पे, तो ऊपर के तीनों नंबर जो आएंगे वो इसमें तो आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे। तो इंटीजर है ना, इंटीजर है तीसरे नंबर पे, होल नंबर है दूसरे नंबर पे, तो इंटीजर के नंबर होल नंबर तो आएगा ही, है ना। तो होल नंबर इंटीजर के अंदर होल नंबर आ जाएंगे। तो आपसे पूछा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो आप बोलेंगे फॉल्स। क्यों? कारण फॉल्स लिखेंगे। कारण क्या है इसका, होल नंबर, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल भी ऐसा देना जिससे ही डिफाइन हुआ है कि ये होल नंबर नहीं है। आपने दे दिया -5, बिकॉज -5 इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, ठीक है। -5 इंटीजर में तो आता है लेकिन होल नंबर में नहीं आता, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। लेकिन अगर इसका उल्टा कर देते, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो ट्रू होता। क्यों? कोई भी होल नंबर सोच लीजिए, वो इंटीजर में तो आएगा ही, है ना। अभी मैंने बताया था इंटीजर सारे होल नंबर को समेट के रखे, है ना, जितने भी नेचुरल होल नंबर है वो इंटीजर में तो आएंगी। तो ये हो गया फॉल्स। कारण क्या देना है, कोई एक नंबर ऐसा जिसके कारण ही, आप -5 की जगह -3 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव मत लेना, पॉजिटिव तो उसमें आ जाएगा होल नंबर में। अगला पढ़ते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है? तो इसका नाम मतलब भी फॉल्स है, आंसर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? आप कोई एक रैशनल नंबर सोचिए, आपने सोच लिया 2 एक रैशनल नंबर है, आप बोलेंगे होल नंबर में भी तो आ रहा है। आपने सोच लिया 0 रैशनल नंबर है, हाँ पहले ही क्वेश्चन था, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 0/1 लिख के बताया था मैंने, ये होल रैशनल नंबर है, होल नंबर के अंदर भी आ रहा है। लेकिन 2/3, अब आप फेल हो गए। तो 2/3 रैशनल नंबर में आता है लेकिन होल नंबर में नहीं आता, तो इसीलिए ऐसे कई नंबर हैं, तो इसी के कारण ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। और कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज 2/3 इज रैशनल नंबर। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में जरूर लिख रहा हूँ RN, आप मत लिखिएगा एग्जाम में, है ना। 2/3 इज रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। 2/3 नेचुरल नंबर के अंदर तो आ रहा है लेकिन होल नंबर के अंदर नहीं आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप दिमाग में सोच रहे हैं एग्जाम्पल, तो कम से कम 2-3 एग्जाम्पल सोचिएगा अलग अलग वेराइटी के, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, 2 और सही का मतलब है वो हर स्टेटमेंट सही होना चाहिए, तो वो ट्रू स्टेटमेंट है। अगर वो एक भी बात को नकार रहा है तो आप समझ जाएं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे इसने बोला कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो मैंने 2 सोचा, इसने मेरी बात को सही कर दिया। 0 सोचा, सही कर दिया। लेकिन मैंने 2/3 सोचा तो इसने मना कर दिया, तो इसने इस बात को नकारा, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
ट्रू स्टेटमेंट मतलब जो हर बात के लिए सही है, ठीक है। ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका पता भी चलता है कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है ना। हाँ, इससे यही पता चलेगा कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। सिर्फ ट्रू फॉल्स याद थोड़ी रखने हमें। अच्छा अब आते हैं 1.1 का एग्जाम्पल। अच्छा, फिर से 3 स्टेटमेंट आ गए। मैं ये देख रहा था कि सेम ही तो नहीं लिख दिए। एवरी होल नंबर इज एन नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन, ये तो अब भी कराना है अपन ने, वही है, सेम है ना, सेम आ गया क्या। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अच्छा इंटीजर, ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ओके। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना। आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल सेम आया है ना, अलग अलग है। चलो इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है। तो आपका स्टेटमेंट आएगा फॉल्स। क्यों, अभी मैंने कारण बताया था, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, WN लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। 0 होल नंबर है बट नॉट अ नेचुरल नंबर, NN लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बात कहाँ सही है, बात सही तो तब थी जबकि पिछला क्वेश्चन क्या था, याद है, मैंने अभी बताया था आपको कि वो इन्हीं में खेलेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। तो पिछला क्वेश्चन था जो अपन ने अभी पढ़ा था, वो था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, वो स्टेटमेंट सही था, ये स्टेटमेंट गलत है ना। तो आप जब भी ये वाली लाइन पढ़ें, ये ऑब्जेक्टिव करें जिसमें ये लिखा हो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, तो ऐसा कुछ भी हो तो थोड़ा उसे आराम से करें, है ना। एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल सोच लें फिर करें, जल्दबाजी में उसे सही ट्रू फॉल्स मत कर देना। अगला देखें, अगला क्या लिखा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है, क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है। तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों, आप कोई भी इंटीजर सोच लीजिए, आपने सोचा पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं बोलूँगा रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। आपने सोच लिया नेगेटिव इंटीजर -3, मैंने अपॉन में 1 लगा दिया, इसको मैं रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। पॉजिटिव नंबर सोचें, एक नेगेटिव नंबर सोचें, एक जीरो सोचें। जीरो इंटीजर है, कहना हाँ, लेकिन मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया तो ये रैशनल नंबर भी है, कहना हाँ। तो इसका मतलब है कि मैंने जो नंबर सोचे वो सारे इंटीजर थे और वो सारे रैशनल नंबर में भी आए। इसका मतलब है ये जो बात कह रहे हैं वो सही है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हर बात सत्य निकल रही, और अगर सभी बातें सत्य निकलें तो आप बोलेंगे कि ना हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर एक भी बात गलत निकल जाती तो मैं फॉल्स स्टेटमेंट बोल देता, ट्रू, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर कंटेन ऑल इंटीजर, ठीक है। बिकॉज कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर कंटेन ऑल इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रैशनल नंबर का ग्रुप है उसमें सारे इंटीजर हैं, ये मतलब हुआ इसका, है ना। कि वो जो रैशनल नंबर का जो थैला है ना, जिसमें वो रैशनल नंबर सारे भरे हुए हैं, उसमें सारे इंटीजर तो हैं ही, रैशनल नंबर कुछ और एक्स्ट्रा नंबर भी है। यही बात मैंने इंग्लिश में लिख दी, ठीक है। अगला देखें, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, अच्छा इसी का उल्टा कर दिया। देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, और अगला है अगर एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है। तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों, कि आपने सोचा 5, मैंने आपको बताया 5 सोचा, तो 5 इंटीजर में भी आ रहा है, ठीक है, तो बात सही है ना। आगे देखते हैं, आपने सोचा 0 रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी आ रहा है, लेकिन मैंने अगर 1/2 सोच लिया तो 1/2 रैशनल नंबर तो है, क्योंकि हम उसे P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन ये इंटीजर में नहीं है। क्यों, इंटीजर तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है, उसका तो नीचे 1 ही होना चाहिए हमेशा, है ना, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हाँ इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। अब कारण क्या लिखेंगे आप इसका, बिकॉज, अब जब भी फॉल्स स्टेटमेंट हो ना तो एग्जाम्पल से बताएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट है तो आपको बताना ही पड़ेगा ऐसे, बिकॉज कोई भी एक रैशनल नंबर सोच लो, आपने सोच लिया 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर, 1/2 रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, है ना, ये इसका कारण हो गया।
तो आपने देखा कि ये लोग कितना घुमाते हैं, है ना। तो जब भी ऐसे ऑब्जेक्टिव करें आप तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यही लाइन यही पलट के लिख दी, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये ट्रू है, जबकि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर फॉल्स है, हो गई क्योंकि पलट दिया ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए था ना कि कौन सा ट्रू होना है कौन सा फॉल्स होना है। तो कभी भी ऐसे करें तो कम से कम 1-2 एग्जाम्पल लेके करें, कम से कम 2, एक पॉजिटिव नंबर सोचें मन में, एक नेगेटिव नंबर सोचें और एक 0 तो सोचें ही, ठीक है। फिर इसके बाद देखें कि ये बात सही है कि नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। तो 1.1 में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, हाँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे इसमें जो एग्जाम्पल थे, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल भी थे। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे 1.1 में वो तो हो ही गए, सारे आ गए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ गए जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कुछ एनसीईआरटी में थे, कुछ और एक्स्ट्रा आ गए, है ना। तो आपने देखा कि 1.1 में हमने 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर डिकोड करना सीखा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के बारे में सीखा, ठीक है। बस हम ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 सॉल्व करेंगे। हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया, दूसरे लेक्चर में हमने 1.2 सॉल्व करा। इसी तरीके से ये सीरीज़ बढ़ती जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।